नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, विधानसभा के चुनाव को लेकर, जहां 20 तारीख को वोट पड़ेंगे। और हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव पर सबकी नजर लगी हुई है। इसलिए भी लगी हुई क्योंकि जिस तरीके से अप्रत्याशित नतीजे कुछ लोगों की नजर में हरियाणा में आए, उसके बाद से लोगों के लिए कहना मुश्किल हो गया है कि दरअसल महाराष्ट्र के अंदर होगा क्या। क्या महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसकी संभावना ज्यादा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति की संभावना ज्यादा है। अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति हरियाणा चुनाव के बाद किसी तरीके का कोई दांव लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हरियाणा में हर शख्स, हर एग्जिट पोल, हर ओपिनियन पोल ने यह कहा कि कांग्रेस भारी जीत की तरफ बढ़ रही है और अंत में नतीजे आए तो वहां पर बीजेपी की जीत हुई। हम आज बातचीत करेंगे प्रभु चावला जी से और जानने की कोशिश करेंगे क्या है समीकरण महाराष्ट्र के और क्यों महाराष्ट्र का चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अघाड़ी और महायुति के लिए जरूरी है, उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे के लिए जरूरी है और साथ ही साथ शरद पवार का आखिरी चुनाव जैसा वो कह रहे हैं उनके लिए और अजीत पवार के लिए जरूरी है। क्या महाराष्ट्र का चुनाव देश की राजनीति पर कोई असर डालेगा या नहीं? प्रभु चावला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको? आपने शुरू में जैसे कहा ना कि इस बात कोई भी कहना मुश्किल है बहुत नहीं, परंतु मैं कितने सालों से चुनाव कर देख रहा हूँ और कई बार बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बदलती चली आ रही है। हर चुनाव के अंदर नई टेम्पलेट बन करके आती है या टूल किट बन करके आती है। अगर महाराष्ट्र को कन्वेंशनल दृष्टि से देखें कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कौन जीतता है, उसके लिए एक दो तीन चार बेसिक चीजें होती हैं। एक तो नारा होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक आपके यहाँ जातीय समीकरण होना चाहिए। तो उस दृष्टि से देखें कि दोनों के अंदर क्या हो रहा है। तो आपकी महायुति है, महाअघाड़ी है, दोनों को मिलकर चल रहे। नेता की अगर बात करते हैं तो महाअघाड़ी के पास नेताओं की कमी नहीं है, परंतु सबसे बड़ा नेता उनके पास है जो शरद पवार है। जो शरद पवार पिछले कई सालों से जो राष्ट्रीय नेता रहे हैं, हालांकि वो एक ऐसे नेता जिनका रीजन के अंदर था पर उनको राष्ट्रीय नेता माना गया। उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनके साथ लोग चलते थे, बड़े बड़े नेता उनसे बातचीत भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो नेता की दृष्टि से जो सब पार्टियों को इकट्ठा लेकर के चल रहा है अभी भी, उसका नाम है शरद पवार। तो मैं कह रहा कि एक शर्त ये है कि किसके पास नेता है, उस तरह का नेता एक्सेप्टेबल जो अलायंस पार्टीज को होना चाहिए, जिसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसको चुनाव लड़ाने का दम होना चाहिए, जिसके साथ वर्कर होने चाहिए। उस मुकाबले में अघाड़ी का नेता शरद पवार बाकी पर भारी दिखाई देता है। यानी कि अगर बीजेपी से तुलना करने, उनके पास नेता लोकल लेवल पर किसको कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस को कहेंगे, वो चुनाव लड़ा रहे हैं, या शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है? कि वहां पर तो क्लियर है कि शरद पवार को सब लोग अपना नेता मान रहे हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी नहीं है, परंतु चुनाव वो तय कर रहे हैं, चुनाव का नैरेटिव वो तैयार कर रहे हैं, चुनाव के नारे वो तैयार कर रहे हैं, चुनाव की मीडिया सबसे ज्यादा वो कर रहे हैं। और 85 साल की उम्र में सबसे ज्यादा तेज भागने वाले, अभी भी बीमार होने के बावजूद भी सबसे एक्टिव नेता वो हुए हैं। तो दूसरे करते हैं नारे की बात। नारा किसके पास है? और नारे की समस्या ये है कि एक महाराष्ट्रीय अस्मिता होनी चाहिए। मराठा नेता कौन होता है? वहां पर झगड़ा तो ये इस बात का है। अगर नारे की बात करें, समीकरण की बात करें, उसके अंदर भी मेरे को लगता है महाअघाड़ी सबसे आगे है। उनका नारा भी है, क्योंकि उनका नारा है कि महाराष्ट्र फर्स्ट होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के पास नारा लगाने के लिए राष्ट्रीय नेता हैं, मोदी जी हैं, शाह हैं, उनका चेहरा ज्यादा दिखाई देता है, लोकल नेताओं का नेता कम दिखाई देता है। नितिन गडकरी यहाँ की पॉपुलर नेता वहाँ पर हैं, उनके पुराने नेता जो हैं गोपीनाथ मुंडे जो कास्ट के नेता थे वो अब रहे नहीं हैं, प्रमोद महाजन रहे नहीं हैं। तो देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी पुराने नेताओं में थे। नितिन तो पुराने हैं, परंतु देवेंद्र फडणवीस हैं। तो नारा भी नहीं है उनके पास कि हमको वोट क्यों देंगे। वही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार,
अब 10 साल पुराना नेता नारा लगता चला जा रहा है, उसका रेपिटेशन डबल इंजन की सरकार, क्योंकि वही नहीं कहते मोदी सरकार, कहते राष्ट्र की सरकार, दिल्ली की सरकार को कहेंगे कि सेंटर में दिल्ली मोदी सरकार तो है, परंतु यूपी में मोदी सरकार तो ना, अब झारखंड में कहते हैं मोदी सरकार को जिताइए। भाई ये जो नारा है लोकल लेवल पर कई बार जुड़ता नहीं है, तो मेरे को लगता है नारा भी उनके पास इस वक्त नहीं है। तीसरा होना चाहिए जातीय समीकरण। एडवांटेज क्या है मायावती का, गाड़ी का देखेंगे उसके अंदर दलित भी आ जाते हैं, हालांकि शिवसेना उसके अंदर है जो पूरी कठोर हिंदुत्ववादी है, उनके ठाकरे जी बहुत हिंदूवादी माने जाते हैं, पर उनका डाइल्यूशन हुआ है इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़ गए हैं और शरद पवार से जुड़ रहे हैं, तो उनकी जो छवि थी ये अति हिंदूवादी, उसके अंदर डाइल्यूशन हुआ है। तो जातीय समीकरण देखिए, मराठा नेता कौन होगा, शिवाजी का सबसे बड़ा अनुयायी कौन है, शरद पवार, उसको मान करके लोग चलते हैं। तो मराठा लोग भी उनके पीछे हैं, दलित भी उनके पीछे हैं, मुस्लिम भी उनके पीछे हैं, तो इसलिए लगता है कि इतनी बड़ी कास्ट है जो डोमिनेंट कास्ट है, कास्ट समीकरण को देख करके चलें वो भी उनके साथ फिट बैठते हैं। दूसरी तरफ देखें कास्ट समीकरण, मेरे को लगता है बैकवर्ड्स को धर्म के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर सारी कास्ट को तोड़ देना, मोदी जी का एक मंत्र बड़ा सक्सेसफुल रहा है कि कास्ट को तोड़ देते, पहले उनको हिंदू बनाते सबको मिला करके, अब बाद में बैकवर्ड हैं, बाद में फॉरवर्ड हैं, पहले हिंदू हैं, उस हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं कि करने की कोशिश करेंगे। तो इस चुनाव के अंदर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, नारा किसके पास है, नेता किसके पास है, और किस तरह से आप लेकर गए। अगर आप, ये मुकाबला मेरे को लगता है कि शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या ठाकरे जी के बीच में नहीं है, मेरे को लगता है डायरेक्ट फाइट है शरद पवार का अपनी लेगेसी बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बताने के लिए, और मोदी जी के लिए भी है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर मेरे कहने से लोग वोट देंगे, मोदी को वोट पड़ेंगे, वहाँ की बीजेपी को लोग नहीं पड़ेंगे। अब मोदी जी के ऊपर शरद पवार भारी पड़ते हैं कि नहीं, या शरद पवार के ऊपर मोदी भारी पड़ते हैं कि नहीं, मेरे को लगता है नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी स्टेट्स के अंदर लोकल लीडर अभी तक हावी रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी रही है, स्टालिन रहे हैं, आपने देखा है उन लोगों ने मोदी जी के होते हुए भी बीजेपी को हराया है। तो जी अभी ऑड्स को लेकर के चलेंगे, एंटी इनकम्बेंसी आती है, एक आपका फैक्टर होता है विक्टिम फैक्टर। ठाकरे, उद्धव ठाकरे को लगता है कि मेरे को चोरी से निकाल दिया गया, तो ये तय करने वाले हैं कि शिवसेना के नेता सारे शिवसेना में चले गए होंगे, परंतु शिवसेना का कार्डर किसके पास है, एनसीपी के लोग सारे चले गए होंगे, सिंबल भी चला गया हो गया, क्या एनसीपी का वर्कर जो एनसीपी खड़ी की थी पार्टी आज से 25 साल पहले, शरद पवार जी ने 25 साल होने वाले 2024 में तो हो जाएंगे, 2025 में 25 साल हो जाएंगे, 25 साल जी के अंदर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हुए बिल्कुल, उससे पहले कांग्रेस छोड़ के कई बार गए। तो मेरे को लगता है एनसीपी का कार्डर किसके साथ है, शिवसेना का कार्डर किसके साथ है, और ये जातीय समर के ऊपर डिपेंड करता है कि बीजेपी का ऑर्डर इंटैक्ट है कि, हालांकि बीजेपी टूटी नहीं है, हालांकि बीजेपी के रेबल बहुत खड़े हुए हैं इस बार, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रेबल बीजेपी खड़े हुए हैं। तो चुनाव जो है अभी भी असमंजस में है कि कौन सा नेता किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। सर, यहाँ पे आपने शरद पवार की बात क्यों कहा कि चुनाव शरद पवार बनाम नरेंद्र मोदी होगा, और शरद पवार मोदी में भारी पड़ते हैं या मोदी शरद पवार में भारी पड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शरद पवार ने इस बात का हिंट दिया है कि दरअसल ये उनका आखिरी चुनाव होगा, तो क्या कोई इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो? इमोशनल कॉल तो खेल रहे हैं क्योंकि उनके अपने भतीजे ने उनको धोखा दे दिया है। तो मेरे को लगता है अगर शरद पवार और अजीत पवार के अंदर लोगों को चुनना है, जो उस तरह के लोग हैं वो शरद पवार जी के साथ जाना पसंद करेंगे। वो पार्लियामेंट इलेक्शन में साबित भी हो गया, एक भी सीट मिली नहीं उनको उनको अब लगता है कि इस बार भी फसाद होगा कि नहीं होगा, कि इसीलिए ठाकरे के लगता है वहां पर शिवसेना की, हालांकि शिवसेना की सीटें ठाकरे जी की सीटें ऑफिशियल शिवसेना जो है, जो शिंदे की सीटें उनसे ज्यादा है पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट इलेक्शन को आप कन्वर्ट कर दें सीट्स के अंदर, तो वो एकदम 150 सीटों से ज्यादा वैसे आ सकती हैं। अगर उसको सीटों में कन्वर्ट कर दें तो 160 के करीब सीटें बनती हैं असेंबली सेगमेंट, जिसके अंदर अगाड़ी ने लीड किया उनको। तो मेरे को लगता है इमोशनल कार्ड खेलने का फायदा यही है, क्योंकि लगता है मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, लास्ट स्टैंड है मेरा ये, अगर मेरी इज्जत बचानी है। उन्होंने अपनी बेटी को कोई पद नहीं दिया अभी तक, उनके पास एक ही बच्चा है उनका, उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने अजीत पवार को महाराष्ट्र के लेवल पर आगे रखा था, उनको आगे बढ़ाता रहना चाहते थे और बेटी को सेंटर में बढ़ाना चाहते थे। तो मेरे को लगता है कि इमोशनल कार्ड इसलिए खेला जा रहा है कि जातीय तो उनके साथ हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा होती है, और ये लगता है कि इनको निकाल दिया गया। विक्टिम से अटल जी का हुआ था, अटल जी एक वोट से हार गए थे, विक्टिम कार्ड बना उनका, वो जीत गया, उसके बाद दोबारा से दिया। तो राजनीति में ये एक हिंदुस्तानी नेचर है, डीएनए में हमारा है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। अगर किसी की इंसल्ट किया आपने बड़े की, तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये होगा कि उनका विक्टिम कार्ड इमोशनल कि मेरे साथ धोखा हुआ, क्या ये हिंदूवाद, दोनों में झगड़ा होगा, उसके अंदर कौन जीतता है ये देखने वाली बात है। महाराष्ट्र के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन अगर रिपीट होता है तो मेरे को लगता है कि जो महायुति का कोई चांस दिखाई नहीं देता है। परंतु ऐसे आपने पहले का ओपिनियन पोल तो मेरे को लगता है सारे वर्ल्ड के अंदर फेल हो रहे हैं, अमेरिका में फेल हो रहे हैं। वो तो एक बिजनेस है, जितने भी ओपिनियन पोल वाले हैं हर किस्म के लोग हैं, बिजनेस के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं, तो इनको तो बंद कर देना चाहिए। मेरे को लगता है सबसे पहले बैन लगना चाहिए ओपिनियन पोल्स के ऊपर जो ओपिनियन पोल करते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक नया नारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा महाराष्ट्र में बड़ी तेजी के साथ उठाया जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? क्या जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, उससे उन्होंने सबक सीखा और उनको लगता है कि अब और मजबूती के साथ हिंदुत्व का नारा बुलंद करना पड़ेगा और वही एकमात्र रास्ता है जिसके आगे बढ़ सकते हैं? ये आशुतोष आपने देखा होगा, योगी जी गए थे कल या परसों वहां पर भाषण देने के लिए, क्योंकि ये योगी जी का ओरिजिनल नारा है, उन्होंने रिपीट किया बार बार। महाराष्ट्र के मैं पिछले मिनट देख रहा था, वहाँ के लोकल लोग अभी इस नारे को नहीं उठा रहे। लोग फडणवीस ने कभी इस नेता को नहीं उठाया वहाँ पर, इवन शिंदे ने भी नहीं उठाया इस नेता को। उनको लगता है कि वहाँ पर काफ़ी ये इसका असर नहीं होने वाला था। यूपी के अंदर की राम अयोध्या है, सब कुछ है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए, 92 हुआ, उसके बाद सारे के सारे वहाँ पर जितने भी डॉन्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। तो वहाँ पर वो कम्युनलाइजेशन उतनी तेजी से नहीं कर रहे हैं जितना क्या बटेंगे या कटेंगे, क्योंकि उनको भी तो वोट चाहिए। उनके साथ जो एनसीपी है उनको भी लगता है मुसलमान वोट उनके साथ चाहिए, कहाँ से आएगा अगर एनसीपी से सो कॉल सेक्युलर टैक्स थोड़ा सा तो लगा हुआ जो बटा हुआ उसके अंदर। तो कोशिश जरूर होगी कि पोलराइजेशन होना चाहिए, कि बीजेपी के पास और कोई कार्ड है नहीं परफॉर्मेंस के नाम पर। वहां मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करते वो। आपने देखा कोई भी महायुति का नेता परफॉर्मेंस की बात नहीं करता, एक्सेप्ट गडकरी जाकर के बताते हैं मैंने इतनी सड़कें बना दी। हालांकि मोदी जी ने जितने भी प्रोजेक्ट थे वहां से उनके ऊपर चार्ज लगा कि सारे के सारे महाराष्ट्र ले जाकर के गुजरात में खड़े कर दिए, बड़े से बड़े जितने प्रोजेक्ट है। तो इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर भी महाराष्ट्र जो है काफी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना नेशनल लेवल पे बढ़ना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कि कम्युनलाइजेशन होगा, पोलराइजेशन कोशिश करेगी बीजेपी, और डिपेंड करता है कि कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए हैं, जो 35 के करीब रेबल्स खड़े हुए हैं शिवसेना के और बीजेपी के, उनका असर जैसे महाराष्ट्र वहां पर हुआ था, हरियाणा के अंदर कांग्रेस के रेबल्स खड़े हो गए और एक एंटी जाट एटमॉस्फेयर बना करके उन्होंने वहां पर पोलराइजेशन किया। यहाँ पर उस तरह का कास्ट पोलराइजेशन, क्योंकि सारे के सारे मराठा जो थे, एक मराठा कोई लीडर खड़ा हुआ था जिसने विड्रॉ कर लिया हुआ, वो कोशिश ये हो रही थी कि इस तरह से मराठा वोटों को डिवाइड किया जाए। बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये थी कि मराठा वोट जो सबसे ज्यादा पड़ने वाले हैं शरद पवार के साथ, क्योंकि इनके पास मराठा नेता अभी कोई बड़ा है नहीं। बीजेपी के पास फडणवीस ब्राह्मण है, नितिन गडकरी ब्राह्मण है, इसलिए कोई बड़ा मराठा नेता तो इन्होंने अभी तक खड़ा नहीं किया। जबकि कांग्रेस के पास भी है, समाजवादी एनसीपी के पास भी है, और समाजवादी पार्टी के लोग अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को जो आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की जरूरत बीजेपी की जरूर पड़ेगी, परंतु अल्टीमेटली डिसाइड होगा किस तरीके से शरद पवार जो ये इमोशनल इश्यूज के ऊपर लड़ा जाएगा ये इलेक्शन। शिवसेना को धोखा किसने दिया, जैसे ठाकरे जी बोलते हैं कि मेरी पार्टी चुरा ली, मेरे फादर का सब कुछ चोरी कर लिया, शरद पवार भी यूपी के मेरे परिवार के अंदर धोखा दिया। तो ये इमोशनल इश्यू ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं, बजाय फंडामेंटल बेसिक इशू। रोटी कपड़ा और मकान की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, फ्री बीज की बात हो रही है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। प्रभु जी एक ये बताइए, ये जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे की जरूरत क्यों पड़ रही है? झारखंड में भी उसी मजबूती के साथ उठाया जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या कारण है इसका? पहले तो सवाल ये था, पहले सीधा हिंदू मुस्लिम बात करते थे, बटेंगे तो कटेंगे तो अल्टीमेटली हिंदुओं को कहा है। पर हिंदू मुस्लिम कहने के बजाय बटेंगे तो कटेंगे, मतलब उनका ये कि यूनाइटेड रहिए आप लोग, आपस में मत बांटिए। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कास्ट की यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि अपने कास्ट के नाम पे मत बटिए, आप सारे के सारे पार्टी को देखिए। तो उन्होंने एक नया, एक न्यू वर्जन ऑफ कम्युनलिज्म है जिसको कह सकते हैं आप। कम्युनल नारा नहीं है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इसलिए कि आप सोसाइटी की तरह अकेला रहिए, बटिए मत, वोट बांटिए मत। कास्ट के नाम पर खड़े हो जाते हैं लोग, जैसे कि बैकवर्ड को वोट दीजिए, मराठा को वोट दीजिए, या यादव को वोट दीजिए, या सरदार को वोट दीजिए। तो बटेंगे कटेंगे उस हिसाब से, पर इनहेरेंट मैसेज जो है वो ये है कि हिंदू नहीं बटने चाहिए। उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी, मैंने पहले कहा ना, नए नारे अब 10 साल से आप पावर के अंदर हैं, कई स्टेट्स के अंदर 15-15 साल से पावर में है। तो नया नैरेटिव तो सामने आना चाहिए ना। बीजेपी के अंदर मोदी जी एक नेता 15 साल है, इसकी भी शेल्फ वैल्यू होती है।
उसके बाद आपके पास हर बार रिवाइव करना पड़ता है। जैसे कई बार एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की बात आती है, अगर 5 स्टार रेस्टोरेंट को अगले हर 5 साल के बाद उसका रूप नहीं बदलेंगे, लोगों को बुरा लगने लगता है। इसलिए देखते होंगे कि हर 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट की शक्ल बदलती रहती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह से 5 स्टार रेस्टोरेंट बनती चले, उनके चाल ढाल तो वैसे ही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े जहाज, चार्टर्ड प्लेन। आगे तो लोग जाते हैं, अब चीफ मिनिस्टर से पहले मैं जाता था उनके साथ, अम्बेसडर गाड़ी में जाते थे। अब वो सड़कों पे चलते नहीं, उनको सड़कों नहीं पता कैसी है, कोई भी नेता आकर सड़क पे चाहे राजी नहीं है, चाहे पदयात्रा। तो मेरे को जो आप बात कर रहे हैं कि ये इमोशनल इशू बनेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको वो समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे, हमने क्या किया? हमने आपकी इनकम बढ़ा दी? नहीं बढ़ी। आपने ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है देश के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ बढ़ा है, $700 बिलियन हमारे पास है। आप कह सकते हैं पर कैपिटा ग्रोथ वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट अभी भी 6.8 के ऊपर है। तो इकोनॉमिक इश्यूज में आप कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भारत की साख वर्ल्ड के अंदर बढ़ी है, ये सब अच्छी चीजें हुई हैं। पाकिस्तान को आपने कमजोर किया है, वहाँ बांग्लादेश पर हावी हो गया है, चाइना के साथ आपने कोई कंप्रोमाइज कर लिया है। तो आप वोट किस बात पे मांगने जा रहे हैं? सवाल ये है। एक यूनिफिकेशन नारा जो है, वो जो आप कहेंगे बटेंगे, वो एक उनको लगता है यूनिफाइड नारा है जिसके ऊपर वोट पड़ सकते हैं। हम आपको क्या देंगे? डबल इंजन की सरकार का मतलब ये अब थोड़ा मजाक हो गया। डबल इंजन का सरकार वो चलने वाला नहीं है, वो अपडेटेड स्लोगन हो गया है। तो इसलिए उनको ये स्लोगन जो आप बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल स्लोगन है, बट महाराष्ट्र में वो इफेक्टिव नहीं होने वाला है, उसके नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। बट प्रभु एक पहली बार ये देखने में आ रहा कि ये नारा नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं है। ये नारा सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया और अब उसको रिपीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आरएसएस भी उसको एंडोर्स कर रहा है। इसमें कोई राजनीतिक संकेत है? नहीं, वही है ना कि इनका शुरू से है कि हिंदू को इकट्ठे होने चाहिए। वो तो 1925 में जब बना था तब से वही नारा चल रहा था। 100 साल होने वाले हैं कि हिंदू इकट्ठे होने चाहिए। अगर आपको मानना पड़ेगा आजकल, वेदर वी लाइक इट और नॉट, अब वो सेकुलरिज्म वर्ड जो है बदनाम हो गया ना, कोई यूज नहीं करता आजकल उसको। वी आर सेकुलरिस्ट नहीं करता कोई भी। राम मंदिर के खिलाफ पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अब देखो JNK असेंबली में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 370 के लिए रेजोल्यूशन पास किया, 370 का नाम नहीं दिया। तो ये नेशनल मूड जो है बनाने में आरएसएस बीजेपी सफल हुई है। कई चीजें लोग पहले अपोज करते थे कि हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अब कोई नहीं कहता गर्व से कहो मैं हिंदू नहीं हूँ। तो जो राम मंदिर है, मंदिरों में कांग्रेस राहुल गांधी आधा मंदिरों में अपने कितने 40 54 साल की उम्र में नहीं गए होंगे, वो जो 4 साल में चले गए। 14 साल में एक बार मंदिर नहीं गए होंगे। 14 साल पिछले 2 साल के अंदर 300 मंदिरों में जा चुके हैं। वो भी वो सेकुलर है ना, मार्क्सिस्ट लोग भी जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो ये जो बदलाव हुआ है ये नारा लगा के हुआ है। प्रभु मेरा सवाल थोड़ा फर्क था। मेरा सवाल ये था कि देखिए पहले नरेंद्र मोदी नारे गढ़ते थे, बाकी लोग फॉलो करते थे। इस बार पहली बार हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ ने नारा गढ़ा है और उसको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या कुछ संकेत करता है पार्टी के अंदर भी और आरएसएस के अंदर भी? नहीं, मैं नारा वही मैंने पहले कहा कि जब तक नारे नहीं क्रिएट करोगे, नारा मैंने एक इशू बताया, अब नेता और नारा होना चाहिए। ये नारा ऐसा है जिसका यूपी के अंदर उन्होंने किया, और मैं कह रहा हूँ कि ये नारा जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा जो है वो उतना रेनोवेट नहीं कर रहा लोगों के साथ, इवन यूपी के लोगों के साथ नहीं कर रहा। बाई इलेक्शन पोस्टपोन किए हैं थोड़े दिन के लिए, पता लग जाएगा आपको। वो तो बीजेपी बाई इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कटेंगे बटेंगे का नारा ये कि आपका कोर इशू जिंदा रहना चाहिए। कहीं भी भटकता दिखाई दे हिंदू, उसको जोड़ने के लिए आपको नए नाम हिंदू मुसलमान कहने की बजाय कटेंगे बटेंगे, लेकिन वही नारा से 5 साल बाद कोई इसी भाषा में कोई और बात कहना शुरू कर देंगे। मैं उनको सफलता क्या मिली है? आपको क्या वो यूनिफॉर्म सिविल के खिलाफ कोई नहीं मिलता आजकल? पहले बोलते, अब क्यों नहीं बोलते? तो लोगों को भी लगने लगा, जो सो कॉल लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी आजकल घबराते हैं कि हम क्यों बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। 370 के खिलाफ कोई बोल के देखा है? नहीं बोलता कोई भी। आप जितने सेमिनार में जाइए 370, अब जो असेंबली में जो 370 के लिए वोट मांग रहे थे, कहते मैं इलेक्शन ले लूंगा जब तक 370 नहीं हटेगा, वो रेजोल्यूशन ऐसा वेग कर रहे हैं अपनी जनता को दिखाने के लिए। अब 370 एक्सेप्ट कर लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने एक्सेप्ट कर लिया, राम मंदिर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो हिंदुआइजेशन और हिंदू नैरेटिव हिंदुस्तान का पूरा हो गया कि आप उसका हिंदू नहीं कहिए, पर जो हिंदू का मूव जो आरएसएस का नारा था कि हम 370 लाएंगे, कश्मीर खत्म करेंगे, राम मंदिर बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, अब पूरा हो गया। अब नई चीज उनके पास है नहीं है, तो इसलिए कटेंगे बटेंगे बड़ा पोएटिक लगता है, बोलने में अच्छा लगता है।
और बाकी जो बचे हुए सेकुलरिस्ट हैं उनको भी लगता है कि रिपीट करने में तेरा डिबेट बनेगी इंटरेस्टिंग। इसका पॉलिटिकल मायना कुछ नहीं है, जीरो है। हम लोग आपने डिस्कशन कहा कर जीरो, सकते हैं कितना। बट एक सवाल और है आपके साथ। जिस तरीके से हेमंत विश्वा शर्मा नाम ले लेकर प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ बहुत कुछ करना चाहिए, करते कहाँ है। सवाल ये कि आप इंस्टीट्यूशन का मार्जिनलाइजेशन इतना हुआ है, वो तो किसी हिंदुस्तान में पहले भी होता था, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी हुआ है, अब भी हो रहा है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बुला करके उनको मना दिया जाता है, चाहे नेता चाहते हो ना चाहते हो, पर वो दिखाना चाहते हैं कि आपने हमारे को चुना है तो हम आप जितना विश्वास करते हैं उससे ज़्यादा दिखा करके दिखाएंगे। जितना वो कर रहे हैं कोई भला नहीं करे किसी की का, तो उनको बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन हो चाहे जुडिशरी हो, जिस तरह से चीफ जस्टिस को लोगों को उम्मीद थी कि क्या तारीफ की थी हम सब लोगों ने उनकी, और क्या निकले अंत में जाकर के, हिस्ट्री याद रखी उस बात को क्या हुआ उन्हें। पर सवाल ये है कि इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा डिमोरलाइजेशन, डीजनरेशन हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, सारे वर्ल्ड में हुआ है। अब अमेरिका में देखना है इंस्टीट्यूशन कैसे बोलती हैं, वहाँ पर भी चाहे वोट है नहीं, आप वोट दे के चले जाइए। उसने कहा कि आईडी दिखाओ, वो कहते आईडी क्या जरूरत है, लड़की कहती है आईडी की जरूरत नहीं है, आई बिलीव यू। तो ये जो चल रहा है इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन जो है, ये न्यू पॉलिटिक्स वर्ल्ड के अंदर जो है, इंडिविजुअल लेड, आइडियोलॉजी लेड नहीं है। उसकी वजह से इंडिविजुअल जब हैवी हो जाता है, इंडिविजुअल को बहुत बड़ा बनाने के लिए उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको उससे भी बड़ा बना देते हैं। तो उस चक्कर में जो आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, वो नया नहीं है, हर जगह हो रहा है। आप थोड़ा यूरोप में देखिए, यूरोप का बट्टा बैठता चला जा रहा है। तो आइडियोलॉजिकल बैटल खत्म हो गए हैं, वहाँ अल्टरनेटिव एजेंडा गवर्नेंस कुछ नहीं है। ऑल्टरनेटिव लीडर वर्सेस ऑल्टरनेटिव लीडर, ये जो होता चला जाए, लीडर हैज बिकम एन आइडियोलॉजी, लीडर हैज बिकम द मिशन। वो जो कहेगा मैं वाइट कहे तो बैरक को तो वाइट माना जाता है। तो इसलिए अपने आप को री इन्वेंट लीडर जब तक नहीं करेगा, जैसे पुतिन बैठे हुए थे साल से, हर बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेते हैं, वहाँ दूसरी पार्टी नहीं, इसलिए हो जाता है। आपके चाइना के अंदर देख लिए, वो भी लाइफ के लिए बन गए जब तक भी कुछ होगा। तो ये एक टेंडेंसी है कि लीडर अपना मैकेनिज्म स्टेट को डाइल्यूट करके, कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करके एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी जमा हो जाती है। तो जो डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी के अंदर जीते हैं सारे वर्ल्ड के अंदर, तो उसके अंदर आपको नारे चाहिए, काम नहीं चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी रिपीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और अपने नाम दिया शर्मा का, शर्मा साहब का अपनी एक कंपल्शन लोकल, कि वहाँ पर भी उनको जो जितने भी बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो मेजोरिटी वहाँ बदलती चली आ रही है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अपील करना, इसलिए वहाँ जो बोलते हैं वो झारखंड में भी रिपीट कर रहे हैं। तो क्योंकि मुस्लिम उनको लगता है, बांग्लादेशी मुस्लिम जो है, एक इलेक्शन इश्यू हो सकता है। जैसे अब उड़ीसा कैसे जीते, उड़ीसा के अंदर एक उन्हें सडनली लगा कि तमिल प्राइड एक इशू बन गया कि पांडियन नाम की कोई चीज है जो उड़िया के ऊपर राज करेगा। वो काम कर गया। वहां पर जगन्नाथ टेम्पल के अंदर कोई चोरी से छुपा हुआ है, वो अब निकला क्यों, है ही नहीं कुछ। तो ये इशू निकाल करके, जिससे हिंदुस्तानी बेसिकली अभी भी धर्म को आगे रखता है। अब मंदिर में देखो, 23 लाख एक मंदिर में मध्य प्रदेश में 23 लाख में पहुंच गए। कभी सुना था आपने? नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू टेम्पल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हर किस्म उम्र के लोग हैं, हर जात के लोग हैं। तो भगवान में विश्वास करना, किसी न किसी किस्म का भी भगवान हो, और वो जो अपने कौन है, राम रहीम, छूट के आ जाते हैं, लाखों लोग फिर चले जाते हैं। मर्डर में कन्विक्ट हो गया भाई, पॉलिटिकल पार्टीज उनके घर में जाकर पैर छूती हैं। तो ये इस जमाने में इशू क्या काम करेंगे आप? तो आप अपने आप को देखिए कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है, पर एक चीज है कि थोड़ा सा लोग बदल देते हैं, जब मूड आता है उनका बदल जरूर देते हैं। हिंदुस्तान का वोटर अभी भी थोड़ा समझदार है, मीडिया जो है वो समझदार हो ना हो, परंतु रीजनल मीडिया अभी भी जिंदा है। तो आप जो कह रहे हैं शर्मा साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको लगता है वोट जहाँ से मिलने हैं, उनकी जिम्मे पड़ा है कि झारखंड जितवाना है। और झारखंड क्योंकि ट्राइबल एरिया रहा है, क्रिश्चियन ने वहाँ पर काफ़ी कन्वर्जन किए हैं। सबसे पहले आरएसएस का डोमिनेंस वहाँ से शुरू हुआ था, आरएसएस के प्रजावाद में मनवासी मन वहाँ से शुरू किया गया, तो वहाँ पर उसी कारण से कह रहे हैं। तो योगी और शर्मा, ये अपना, शर्मा जी तो भाई कांग्रेस छोड़ के आए, आपका पैदा सेकुलरिज्म में हुए और बन गया कम्युनलिस्ट। तो उनको दिखाना है कि मैं आपसे ज्यादा हिंदू हूँ भाई, कंपटीशन चल रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट आपसे चाहिए। आखिरी सवाल ये, लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है, उसमें मीटिंग्स भी हुई। क्या महाराष्ट्र के अंदर कम्युनिकेशन गैप खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? महाराष्ट्र, ये देखिए महाराष्ट्र से ही आरएसएस शुरू हुआ और ज्यादातर टॉप लीडरशिप महाराष्ट्र से अभी भी आती है।
और महाराष्ट्र में काफ़ी यूनिटी आपस में रही है, क्योंकि अभी तक भी वहाँ जितने भी लोकल हैं, अभी डिफेक्टर वहाँ हावी नहीं हुए, इंपोर्टेड लोग नहीं आए वहाँ पर बीजेपी के अंदर। लोकल गुण हाउस गुण क्या है कि उनकी आरएसएस, और नागपुर के गडकरी हैं, नागपुर की देवेंद्र फडणवीस है, तो दोनों नागपुर से आए हैं, कनेक्शन रहा है। मेरे को लगता है वहाँ पर आरएसएस के लोग अभी भी बीजेपी में काफ़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर आरएसएस कमिटेड लोकली चलाते हैं। परंतु कोशिश की है कि इन्होंने, जैसे एनसीपी से आरएसएस बहुत नाराज है, वो चाहती नहीं थी कि एनसीपी किस तरीके से आई जानी चाहिए। शिंदे क्योंकि शिव सैनिक हैं, हिंदूवादी हैं, तिलक लगा कर चलते हैं, तो उनको एक्सेप्टेबल है मुझे। आरएसएस बिलीव इन सिंबलिज्म की, जो हिंदू अपने आप को कहता है वो हमारा आदमी है, चाहे वो हमारे अर्थ शाखा में गया ना हो, जो कहो कि मैं घर से कहूँ मैं हिंदू हूँ, चाहे कांग्रेस को वोट देता हो, हमारा आदमी है। तो महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली हिंदूवादी विचारधारा डोमिनेट करती है। हिंदू नॉट इन टर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट, हिंदुइज्म इन वे ऑफ लाइफ, इन वे ऑफ पूजा करना, मूर्ति का पूजा करना या किसी में विश्वास करना। महाराष्ट्र अभी भी रिलीजियसली हिंदू कल्चरलिज्म में रह रहा है, तो वहाँ पर उनका एकता है, परंतु वो बट गई है कि सारे हिंदू, मराठा भी हिंदू है, वो शिवाजी को मानते भगवान, वो भी तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था। हालांकि एनसीपी ये नहीं कहती हम मुसलमानों को मारेंगे, पर शिवाजी की जब आप पूजा करते हैं, सिंबल से यही है कि एकदम दिखा रहे हैं कि हम औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र में असर पड़ेगा नेशनल पॉलिटिक्स का। ये बात सच है कि वहां पर जो भी जीतेगा इस वक्त, उसका असर काफी पड़ेगा नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, और बीजेपी का प्रेसिडेंट भी उसी बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। नाम तो आप बताएंगे नहीं, नहीं, कौन नाम बनेगा मेरे को पता नहीं है, मैं तो बता आरएसएस का आदमी है, आरएसएस विल डिसाइड द बीजेपी प्रेसिडेंट, ये मैं कह सकता हूँ। आई विल स्टिक माय नेक आउट, जो आरएसएस पसंद करेगा। हालांकि वीटो पावर दोनों के पास है, अल्टीमेटली वीटो, फाइनल वीटो है सिर्फ आरएसएस के पास। अगला अध्यक्ष आरएसएस डिसाइड करेगी मोदी जी की सहमति से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे तो फिर आपसे एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। थैंक यू। थैंक यू।